क्वेश्चन आप सभी नोट कर रहे हैं? हाँ एक सर। कर्मचारी यस सर, नोट कर रहे हैं। 25,000 रुपए प्रति माह वेतन एवं 5,000 रुपए प्रति माह मकान किराया भत्ता मिलता है। An employee gets salary 25,000 rupees per month and house rent allowance 5,000 rupees per month। वह 6,000 रुपए प्रति माह के मकान में किराए से रहता है। He is living a house by paying rent 6,000 rupees per month। कर मुक्त मकान किराया भत्ता एवं कर योग्य मकान किराए भत्ते की गणना कीजिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ exempted and taxable house rent allowance। क्वेश्चन कंप्लीट है? आप सबने लिख लिया? यस सर। कर मुक्त मकान कर मुक्त एवं कर योग्य मकान किराया भत्ते की गणना। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए प्रश्न अनुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि एक कर्मचारी है जिसको 25,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है और 5,000 रुपए प्रति माह मकान किराए के रूप में उसको भत्ता मिलता है, मकान किराया भत्ता। तो यहां पर प्राप्त मकान किराया भत्ता उसका कितना है? प्राप्त मकान किराया कितना मिल रहा है उसको? 5,000 रुपए प्रति माह। ठीक है, प्रति माह मिल रहा है उसको 5,000 रुपए प्रति माह मिल रहा है। किसी की सेटिंग सर मेरा एक बात सुनो तो, मेरा एक बात सुनो ना। उस दिन के जैसे उस दिन के जैसे वीडियो डबल आ रहा है, तो कोई ना वीडियो शायद कुछ चालू कर दिया, कुछ सेटिंग वेटिंग में बोलो ना सर। जो आप हाँ देखते हो सर, फिर वो आधा दिखाई देता है। हाँ सर, बैकग्राउंड कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप लोग अपनी सेटिंग को ग्रिड में रखिए। आप सभी अपनी सेटिंग को ठीक रखिए। किसी एक की सेटिंग से पूरा बिगड़ जाता है, आप सेटिंग सही रखिए। आप लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेटिंग को सही रखेंगे। अभी क्लियर है? सर आपका वीडियो नहीं नहीं सर, आ अभी भी क्लियर। नहीं सर, बैकग्राउंड कुछ दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं सर। सेटिंग किसी ने गड़बड़ किया होगा। बैकग्राउंड पूरा गार्डन दिख रहा है सर। आप उसको ग्रिड में करिए, ग्रिड में सेटिंग को ग्रिड में करिए। आप सेटिंग में आप जाइए, ग्रिड सेटिंग में रखिए। आप सर ग्रिड
ग्रिड में DI का एक DP दिखा रहा है। DI कौन है जो DI? हाँ तो वो ग्रिड तरह से ग्रिड DI सेटिंग दिखा में रहा है। जाओ। आप लोगों के स्वयं की सेटिंग उसमें गड़बड़ हो रही है। आ गया सर अब अच्छे से सर। ओके, चलिए क्वेश्चन फिर आपको डाउट क्लियर हो गया। तो एक कर्मचारी है जिसको 25,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है और 5,000 रुपए प्रति माह मकान किराया भत्ता मिलता है। तो प्रति माह उसको कितना मिल रहा है? 5,000 रुपए प्रति माह मिल रहा है। तो प्राप्त मकान किराया भत्ता जो है उसका कितना हो गया साल भर में? 60,000 रुपए। ठीक है, ये 12 से इसको इंटू कर दोगे, ये पर मंथ है। ठीक है, 5,000 रुपए पर मंथ, तो ये 12 माह का हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसमें देखिए नियमानुसार हम चलेंगे, इसमें से माइनस आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले पॉइंट्स आपको मैंने बताए थे। ठीक है, उस नियम को आपको ध्यान में रखना होगा। पहला तो आप ये देखिए, प्राप्त मकान किराया भत्ता, मकान भत्ता, प्राप्त मकान भत्ता। ठीक है, प्राप्त मकान भत्ता उसको कितना मिल रहा है? 60,000 रुपए एक साल का। ठीक है ना, 5,000 रुपए प्रति माह मिला, तो साल भर में कितना मिला उसको? 60,000 रुपए। दूसरा पॉइंट हम आएंगे, वास्तविक चुकाया किराया। वास्तव में वह चुकाया कितना है? चुकाया किराया, यानी कि उसने दिया कितना है। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार आप देखें, वह 6,000 रुपए प्रति माह के मकान में किराए में रहता है। देखिए प्रश्न में आपको यह दिया है कि उसको जो कर्मचारी है काम कर रहा है उसमें उसको 25,000 रुपए वेतन मिल रहा है और 5,000 रुपए प्रति माह मकान किराए भत्ते के रूप में मिल रहा है। लेकिन जो कर्मचारी है वह 6,000 रुपए प्रति माह के किराए पर मकान में रहता है। तो वास्तव में वो चुका कितना रहा है भाई? मकान का किराया वो 6,000 रुपए प्रति माह। ठीक है, 6,000 रुपए चुका रहा है ना, तो 6,000 रुपए ले रहा है। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करिए, उसको वेतन कितना मिल रहा था? वेतन का 10% यहाँ पर लेंगे, वेतन का 10%। ठीक है, वेतन का 10% या उसको वेतन कितना मिला था? 25,000 रुपए प्रति माह। तो 25,000 रुपए प्रति माह मिल रहा है, मतलब कि उसका साल भर का कितना हो गया? साल भर का कैलकुलेट करें सर। 3 लाख है? 3 लाख 3 लाख। हाँ ठीक है, कितना मिल रहा है उसको? 25,000 रुपए प्रति माह का इंटू 12 से करेंगे तो कितना हुआ? 3 लाख रुपए उसको प्रति माह मिल रहा है। तो इसका 10% कितना हो गया आपका? 30,000 रुपए। ठीक है, और वास्तव में उसको कितना मिल रहा था? चुका कितना रहा है वो? 6,000 रुपए प्रति माह। तो 6,000 इंटू 12 कितना हुआ? 72,000 रुपए। ठीक है, 72,000 रुपए वह किराया चुका रहा है, 6,000 रुपए प्रति माह। तो 12 महीने में कितना दिया वो? 72,000 रुपए। और वेतन का 10% कितना हुआ? 30,000 रुपए। ठीक है, तो 72,000 में 30,000 गया तो कितना हुआ उसका? 42,000 रुपए। क्लियर? अब तीसरे नॉर्म्स में आते हैं। तीसरा नॉर्म्स क्या है? यहां पर किसी भी प्रकार से ये नहीं दिया है कि भाई मकान किराया भत्ता जो है यहाँ पर अनुदान में है, यहाँ हम लेंगे वेतन का 40%
सामान्य शहर का उल्लेख यहाँ पर प्रश्न में नहीं दिया है कि वह कितनी जनसंख्या वाले शहर पर रह रहा है, शहर पर सामान्य शहर पर रह रहा है या फिर मुख्य शहर में रह रहा है या मेट्रो शहर में रह रहा है। ऐसी कोई भी जानकारी इस प्रश्न में स्पष्ट नहीं होता, तो ऐसी दशा में हम सामान्य शहर का लेंगे। मैंने आपको नॉर्म्स जो था वो ये बताया था कि मकान किराया भत्ते की जब आप गणना करेंगे तो उस समय प्राप्त मकान किराया भत्ता और 3 नियम जिसमें से कोई भी एक जो सबसे कम होगा उसमें है पहला प्राप्त मकान किराया भत्ता, दूसरा चुकाया गया किराया, इसमें वेतन का 10% माइनस करेंगे, जो अंतर की राशि आएगी उसे लेंगे, और तीसरा है वेतन का 40%, वेतन का 40%। ठीक है, ये सामान्य शहर की दृष्टिकोण से हम लेंगे। यदि मान लीजिए ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में है तो ऐसे में वेतन का 50% आप लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम सामान्य शहर के रूप में ले रहे हैं, तो वेतन का कितना हो गया 40%, 1,20,000 रुपए, 3 लाख रुपए हुआ था उसका, 3 लाख का कितना ले लिए हमने 40%। अब इन तीनों में जो कम होगा, ठीक है, माइनस जो करेंगे आप, जो कम होगा इन तीनों में से, तो कौन सा आपका कम है 42,000 रुपए। ओके, तो ये 42,000 रुपए आप क्या करेंगे, प्राप्त जो उसको किराया मिल रहा है उसमें से माइनस कर देंगे। तो 60,000 में 42,000 चला गया, कितना बचा आपका 18,000 रुपए। ये 18,000 रुपए क्या कहलाएगा, कर योग्य मकान भत्ता, कर योग्य मकान भत्ता। ओके, क्लियर है सर इसको जो आपने बताया है वो पॉइंट्स को इंग्लिश में भी बताना ना, नहीं आ रहा है समझ में। अच्छा ठीक है, आपको पहले तो ये देखना है कि उसका रेसिप्ट हाउस रेंट अलाउंस कितना है, वास्तव में उसको मिल कितना रहा है, हाउस रेंट रिसिप्ट कितना किया है। ठीक है, रिसिप्ट हाउस रेंट अमाउंट कितने हैं 5,000 रुपीज पर मंथ, उसको रेंट जो है हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो 1 ईयर कितना हो गया 60,000। ओके, देन माइनस करेंगे बिलो आपके फॉलोइंग 3 आइटम्स एंड मिनिमम अमाउंट। फर्स्ट है आपका रिसिप्ट हाउस रेंट अलाउंस, कितना मिल रहा है उसको 60,000। एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट, एक्चुअल पे रेंट आप ये कह सकते हैं चुकाया गया किराया। तो जो एम्प्लॉय है वो वास्तव में जिस मकान पर रह रहा है उसमें वो 6,000 रुपए पे कर रहा है, लेकिन उसको अपने ओनर से उसको मिल कितना रहा है 5,000 रुपए। तो यहां पर डिफरेंस हुआ, मिल रहा है उसको 5,000, देना दे कितना रहा है वो 6,000 रुपए। ऐसी स्थिति में सैलरी का 10% माइनस करेंगे जो एक्चुअल पे, ठीक है, इसके जो डिफरेंस अमाउंट है उसको हम लेंगे। देन आफ्टर 40% ऑफ सैलरी, वेतन का 40%। यहां पर उसका वेतन कितना है, सैलरी कितना है 25,000 रुपीज पर मंथ उसको सैलरी मिलती है। तो 1 ईयर सैलरी कितना हुआ 3 लाख रुपए उसको क्या हुआ सैलरी मिल रहा है।
3 लाख का 40%, कितना हुआ? 1,20,000 रुपए। अब इन तीनों में जो कम होगा उसको वास्तव में प्राप्त कितना हो रहा है? 60,000 रुपए। एक्चुअल में उसको ऑनर से जो हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉई को हाउस रेंट अलाउंस जो मिल रहा है वो 5,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा था, यानी कि 60,000 रुपए। जो डिफरेंस अमाउंट आया 42,000 रुपए, और सैलरी का 40% जो कि हम जनरल सिटी के लिए ले रहे हैं, यहां पर मेट्रो सिटी के लिए नहीं ले रहे हैं। यदि मेट्रो सिटी में वह काम करता है तो उस समय में 50% आप सैलरी लेंगे, यानी वेतन का 50%। ओके, ये है आपका 1,20,000 रुपए। हम तीनों को कंपेयर करेंगे, जो कम होगा लेस देन, तो लेस कौन सा है इसमें? लेस देन तीनों में 42,000 रुपीज जो मिनिमम अमाउंट है। तो 42,000 रुपए हम वास्तविक प्राप्त जो एक्चुअल में उसको जो मिल रहा है उसमें से उसको माइनस कर देंगे। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल अमाउंट होगा, क्योंकि वो पे कितना कर रहा है? 6,000 रुपए का। उसको एग्जम्पशन कितना मिलेगा? 42,000 का। जो बैलेंस अमाउंट बचा 18,000 रुपए, ये 18,000 रुपए टैक्सेबल हाउस रेंट होगा, कर योग्य मकान भत्ता। तो यहां पर यह देखना है कि 42,000 रुपए सबसे कम है, अतः यही राशि एग्जेम्प्ट होगा, यानी इसी राशि पर उसको टैक्स पे नहीं करना होगा, ये एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। 42,000 रुपए एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, कर मुक्त होगा। कर योग्य राशि उसकी कितनी होगी? 18,000 रुपए होगी। ओके, क्लियर है? यस सर। क्लियर? यस सर। सर मेरे यहाँ ना आपका वीडियो जंगल, यस सर। आप आपके वीडियो में जंगल झाड़ी दिखा रहा है सर, पर्वत का सीन, मैदान का सीन दिखा रहा है। आप जो पढ़ा रहे हो नहीं दिखा रहा, सही जी? यस सर। वो सेटिंग में कुछ गड़बड़ होगा आप लोग का, सेटिंग को देखें। तो सर क्या करें कि पहले जैसे आपका पूरा जो लिखा रहे हो दिखे? आपको अभी स्पष्ट पूरा नहीं दिख रहा है ब्लैक बोर्ड? सर कुछ भी नहीं दिख रहा है। यस सर, 300 दिख रहा है। सुनना, उसको ड्रैग करके ले जा, ड्रैग कर, और उसमें मैं बता रहा हूँ वो कर, फिर दिखाएगा। उसको ड्रैग कर ऊपर ले जा, उसमें कट का आता है वो ऑप्शन, उसमें ले जा उसको। भाई सबसे पहले ना ये ग्रिड व्यू में सेलेक्ट करो, फिर सब दिखेगा। सर दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। करके ले जाओ ऊपर, और वो ऊपर में कट का निशान आता है, वहां पे फिर ले जाओ उसको। चलिए, रहा हाउस रेंट अलाउंस के लिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफी पीछे हैं। इसमें मैंने आपको मोटर कार का भी मैंने आपको बता चुका हूं अलाउंसेस में कि क्या छूट मिलेंगी। नौकरों के संबंध में सुविधाएं जो हैं, इस संबंध में भी हमारी आगे बात हो चुकी है। वेरिएशन ऑफ सर्वेंट फैसिलिटीज, ठीक है। एजुकेशन से संबंधित, मेडिकल फैसिलिटी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा, ये सारे मैंने आपको बता चुका हूं। अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं आपके डिटेक्शन के बारे में। ओके, किसी को कुछ पूछना है यहां पर? किसी को कुछ पूछना है? ओके,
अब हम बात करते हैं सकल वेतन में से कटौती की। ये हाउस रेंट का जनरली आता है, इसलिए मैंने ये बता दिया था आपको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको बताया है। अभी अब हम बात करेंगे सकल वेतन में से कटौतियां। सकल वेतन में से कटौतियां, डिटेक्शन। Deduction from gross salary ओके। ये है आपका अंडर सेक्शन 16, ठीक। सेक्शन 16 के अंतर्गत सकल वेतन में से कटौतियां, सकल वेतन में से जो कटौतियां हैं इसमें मैंने आपको प्रोविडेंट फंड वगैरह के बारे में बताया है क्या? नहीं सर। नहीं सर। चलिए ठीक है, वो क्वेश्चन के समय आपको क्लियर कर देंगे। अभी डिटेक्शन की बात करते हैं। कर्मचारी को नियोक्ता से प्राप्त जो नगद प्राप्तियां होती हैं और विभिन्न प्रकार के कर योग्य सुविधाओं के मूल्यांकन का जो टोटल होता है उसी को ही सकल वेतन या ग्रॉस सैलरी कहा जाता है। कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर 2020-21, कैलकुलेशन ईयर हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर 2019-20। इसमें ग्रॉस सैलरी में जो डिडक्शन दी जाती हैं, जो दी जाएंगी, उसमें सबसे पहला आपका है स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1) के अंतर्गत। ये आपका अंडर सेक्शन 16 में है डिडक्शन। इसके अंतर्गत हम पहला उसमें देंगे प्रमाणित कटौतियां। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओके। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहला। अब हम स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से व्यापारी को व्यापारिक व्ययों की जो एक्सपेंसेस करता है, या जैसे कि भवन का स्वामी है, बिल्डिंग ओनर, उसको भवन के व्ययों पर कटौती मिलती है। ठीक उसी प्रकार से कर्मचारियों को अपने नौकरों के लिए किए गए खर्चों के लिए एक निश्चित कटौती मिलती है, सर्वेंट के लिए। इसी प्रकार से प्रमाणित कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वह मिलेगा। यह कटौती प्रत्येक कर्मचारी को, चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत्त हो गया हो, शासकीय हो या अशासकीय हो, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सभी जितने भी एम्प्लॉय हैं वह सभी एम्प्लॉयों के लिए होगा। तो आयकर अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत एक वेतन भोगी कर्मचारी कर योग्य वेतन की गणना करते समय में उसके सकल वेतन में से जो कटौतियां दी जाएंगी उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन से
ये सभी कर्मचारियों को देय होगा, समान रूप से सभी कर्मचारियों को प्रमाणित कटौती प्राप्त होगी। इसका कर्मचारी के द्वारा किए गए वास्तविक व्ययों से किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं होता। कर्मचारी को अपने सेवा कार्य के लिए विभिन्न मदों को जोड़ना पड़ता है। उसकी पूर्ति के लिए प्रत्येक प्रकार के कर्मचारियों के ग्रॉस सैलरी अर्थात कर योग्य जो नगद प्राप्तियां हैं, सुविधाएं हैं, उनके योग में एक निश्चित राशि स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में प्राप्त होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ये आपको असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए 50,000 रुपीज है। 50,000 रुपए की कटौती जो है यह एक निश्चित राशि कटौती के रूप में प्राप्त होगी, यानी ग्रॉस सैलरी में आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में इसे माइनस करेंगे। दूसरा, इसमें आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा वह आपको मिलेगा डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस 62 के अंतर्गत मनोरंजन ठीक है। मनोरंजन कटौती मिलेगी आपको, मनोरंजन भत्ते की कटौती। तीसरा आपको मिलेगा 16 के अंतर्गत रोजगार की कटौती। ठीक है। एम्प्लॉयर टैक्स, तीसरा जो है रोजगार कर की कटौती, एम्प्लॉयर टैक्स, ये तीन आपको कटौतियां मिलेंगी। अब यहां पर आपको देखना है कि मानक या प्रमाणित कटौती, तो इसमें कटौतियां आपको एक तो जैसे कि मैंने बताया असेसमेंट ईयर 2020-21 में असेसमेंट ईयर है, आप जब इसका लेंगे तो इसमें इसकी 50,000 रुपए। हाँ जी, आपका इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा, इसमें डिडक्शन मिलेगा और रोजगार कर की कटौती मिलेगी आपको। प्रोफेशनल टैक्स, सर प्रोफेशनल टैक्स तो कहते हैं ना सर, क्या पूछ रहे हैं सर? 16(3) में तो एम्प्लॉइज टैक्स आ रहा है कि प्रोफेशनल टैक्स? प्रोफेशनल टैक्स ही कहा जाता है उसको, प्रोफेशनल टैक्स। ओके सर। रोजगार कर की कटौती जो है इसी को प्रोफेशनल टैक्स कहा जाता है। ठीक है, ये व्यवसाय कर भी कहते हैं इसको। यदि किसी विधान राज्य या कर्मचारियों के वेतन पर नियोजन या व्यवसाय कर के रूप में कोई राशि वसूल की जाती है
तो कर योग वेतन की जब गणना की जाती है, उस वर्ष के सकल वेतन में से कर्मचारी द्वारा वास्तव में चुकाई गई प्रोफेशनल टैक्स यानी कि रोजगार कर, एम्प्लॉइज जो टैक्स है आपका, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स जिसको की कहते हैं प्रोफेशनल टैक्स भी कहते हैं, कम की राशि को उसमें से माइनस कर दिया जाता है जिस वर्ष में कर्मचारी ने इसका वास्तव में भुगतान किया हो, ठीक है। A deduction of any sum paid by the excess on amount of a tax on employment within the meaning of clause 2 of article 276 of the constitutions level by or under any law सेक्शन 16(3) के, ओके। यहां पर कुछ बातें ध्यान रखना है इस प्रोफेशनल टैक्स से रिलेटेड। रोजगार कर की रकम को सकल वेतन में से तभी घटाया जाएगा, तभी माइनस किया जाएगा जब इसका भुगतान वास्तव में कर्मचारी द्वारा किया गया है। यदि प्रोफेशनल टैक्स की जो राशि है दे हो गई हो किंतु चुकाई नहीं गई हो, यानी दिया हो, पे हो, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया गया है, तो इसे ग्रॉस सैलरी में से बिल्कुल भी माइनस नहीं किया जाएगा, नहीं घटाया जाएगा। यदि कर्मचारी के प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान नियोक्ता ने कर दिया हो या नियोक्ता के द्वारा किया जाता है, तो सबसे पहले इसे जो एम्प्लॉय है इसके सैलरी में उसको जोड़ा जाएगा, उसके बाद उसके ग्रॉस सैलरी में से माइनस किया जाएगा। ये जो है अंडर सेक्शन 17(4) के अंतर्गत, 17(4) के अंतर्गत सामान्य अनुलाभ माना गया है, नॉर्मल अलाउंसेस, ठीक है, इसलिए इसको ऐसा किया जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखनी है, भारतीय संविधान के अनुसार 2500 रुपए 2500 रुपीज प्रति वर्ष से अधिक पर ईयर, ठीक है। यदि इससे अधिक प्रोफेशनल टैक्स के रूप में कर्मचारी पर नहीं लगाया जा सकता, यदि फिर भी प्रोफेशनल टैक्स की जो अमाउंट है वो 2500 रुपए से अधिक चुकाई गई है, तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण राशि को कटौती दी जाएगी, क्योंकि इसे भुगतान आधार पेमेंट बेसिस पर घटाया जाएगा, ना कि ड्यू बेसिस पर। 2500 से अधिक की इस कर की रकम जो कि प्रश्न में दी गई हो, उसे यह मानकर घटा देंगे कि वह 1 वर्ष से अधिक की भी हो सकती है। फिर इसका भुगतान वास्तविक रूप में किया गया है। आयकर अधिनियम में जो प्रोफेशनल टैक्स है, तो प्रोफेशनल टैक्स के भुगतान की सीमा का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है, यह केवल संवैधानिक प्रावधान है। यदि प्रश्न में प्रोफेशनल टैक्स की रकम 2500 यानी 2500 रुपए से अधिक दी गई है, तो कुछ लोगों ने इसे 2500 तक का ही कटौती दिया है, लेकिन कुछ लोग इसको
दूसरे रूप में लिए जो टैक्स के ऑथर हैं। तो जैसे 2500 से अधिक की कटौती यह मानकर दे दी जाती है कि ये रकम 1 वर्ष से अधिक है। चूंकि वास्तव में हम ये देखते हैं कि इस रकम का भुगतान किया गया है अथवा नहीं किया गया, अतः इसमें संपूर्ण राशि का भुगतान आधार पर ही घटाया जा सकता है, पेमेंट के आधार पर। यहां पर हम जो लेंगे वह 2500 रुपए तक ही लेंगे, यानी कि प्रोफेशनल टैक्स जो है वो 2500 रुपए तक का एग्जिम्ट होगा। ओके, मे भी क्लास आज एक्सेस हो गया है, आपका नेक्स्ट क्लास होगा, आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चंस के हिसाब से इसमें हम आगे करेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि प्रोविडेंट फंड के बारे में मैंने नहीं चर्चा हुई है इसमें, तो नेक्स्ट उसमें हम प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सर। कल के पेपर का बताइए ना थोड़ा। हाँ जी, कल आप लोगों का टेस्ट जो होगा, तो टेस्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं आपको 850 को, ठीक है, 850 को आपको सेंड कर देंगे। आपको टेस्ट का जो पेपर मिलेगा उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के बाद आप सॉफ्ट कॉपी मेरे को भेज देंगे मेरे नंबर पर, ठीक है। और हार्ड कॉपी जो है वो तीनों टेस्टों को देने के बाद आपको कॉलेज में लाकर जमा करना है। और टेस्ट जो आप दिलाएंगे, जो हार्ड कॉपी जमा करेंगे, उसमें आप अपना नाम, सेमेस्टर, सब्जेक्ट, डेट, ठीक है, एडमिशन नंबर और नाम पूरा लिखेंगे, ताकि आपका वेरिफिकेशन उसमें सही तरीके से हो सके। क्योंकि आप लोगों के क्लास में कुछ एक ही नाम के 2-3 लोग हैं, तो आप लोग अपना उसमें एडमिशन नंबर भी शो कर दीजिएगा। ओके, यस सर। सर तो सर कल रोल नंबर तो सर रोल नंबर बोल दो भाई, बोल। हाँ, कुछ और डाउट है? सर कल हमको कितने बजे तक के सबमिट करना है सर वो पेपर को? 850 से 850 से आपका जो क्लास का टाइमिंग रहता है 40 मिनट का है, तो आप उसको 45 मिनट ले लीजिए, ठीक है। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? सर मैं ये पूछ रहा था, रोल नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? नहीं, लिख सकते हो। जिनको मालूम है अपना रोल नंबर, वो बिल्कुल रोल नंबर लिखिए। आप क्लास सीरियल नंबर जो है जिसको भी मालूम है वो लिखिए। एडमिशन नंबर याद है? जी जी, थैंक यू। ठीक है, कॉम्प्लीट में नाम है।